Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. आज हम हिंदी की एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगी कि असली उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हमारे हौसलों और हमारे स्वाभिमान से होती है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चंद्रसेन विराट जी की एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली रचना उड़ान को एकदम गहराई से समझने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कवि और कविता के शीर्षक के पीछे के गहरे अर्थ को जानेंगे। फिर हम इस कविता में जो दो गजलें हैं उनकी एक एक पंक्ति का भावार्थ समझेंगे, उसके पीछे छिपी भावना को महसूस करेंगे और उससे जुड़े जीवन के सबक सीखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम कविता के केंद्रीय भाव और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत उड़ान पर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये प्रेरणा देने वाले शब्द लिखे किसने हैं और इस कविता का नाम उड़ान ही क्यों रखा गया है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले हम रचनाकार और उनकी इस रचना की जो मूल आत्मा है उसे समझते हैं। इस कविता का शीर्षक है उड़ान। अब देखिए, जैसे ही हम उड़ान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी, है ना? लेकिन क्या कवि यहां पंखों वाली उड़ान की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत अलग, एक बहुत ऊंची उड़ान की बात कर रहे हैं। ये उड़ान है हमारे हौसलों की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे सपनों की उड़ान। ये वो उड़ान है जो हमें मुश्किल हालात में किसी के आगे हाथ फैलाने से रोकती है। ये वो उड़ान है जो हमें कहती है कि अपनी मदद खुद करो, अपनी दुनिया खुद बनाओ। ये अपने दम पर अपनी मेहनत से आसमान छूने का जज्बा है। और इस अद्भुत भावना को शब्दों का रूप दिया है श्री चंद्रसेन विराट जी ने। वो हिंदी गजल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इंदौर में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन आम आदमी के संघर्षों, उसकी खुशियों और उसकी तकलीफों को अपनी लेखनी से आवाज देने में लगा दिया। उनकी खास बात यही थी कि वो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल बातें नहीं करते थे, बल्कि आम इंसान के दिल की बात कहते थे। और शायद इसीलिए उनकी ये कविता आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। अच्छा, तो ये जो कविता है ना, ये असल में दो गज़लों को मिलाकर बनी है। जो पहली गज़ल है वो पूरी तरह से स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आधारित है। ये हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान के साथ कैसे जिया जाए। चलिए इसके हर एक शेर को, हर एक पंक्ति को बहुत ध्यान से समझते हैं कि कवि कैसे स्वाभिमान के इस विचार को परत दर परत हमारे सामने खोलते हैं। पहली ही पंक्ति में कवि एक बहुत बड़ी और गहरी बात कह देते हैं। पहले इसका सरल अर्थ समझते हैं। अंधेरे के इलाके में, मतलब जहां चारों तरफ अंधेरा हो, उस क्षेत्र में किरण मांगा नहीं करते, यानी प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी मांगने से कोई फायदा नहीं। अब इसका छिपा हुआ मतलब समझिए। कवि कह रहे हैं कि जो स्वाभिमानी इंसान होता है वो जब मुश्किलों के अंधेरे में घिर जाता है तो वो किसी से मदद की भीख नहीं मांगता, बल्कि वो खुद एक मशाल बनकर अपना रास्ता बनाता है। दूसरी पंक्ति देखिए, जहां हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। अब यहां कंटकों का अर्थ है कांटे और सुमन का अर्थ है फूल। तो सोचिए, जहां कांटों का ही पूरा जंगल हो, वहां आप एक फूल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? असल जिंदगी में इसका मतलब यह है कि जब हालात आपके खिलाफ हों, लोग आपको कांटों की तरह चुभ रहे हों, तो उनसे नरमी की या किसी अच्छी चीज की उम्मीद मत करो, बल्कि खुद इतनी हिम्मत रखो कि उन कांटों के बीच अपना फूल खिला सको। परीक्षा के लिहाज से अगर इस पंक्ति का भावार्थ पूछा जाए तो आपको स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता पर जोर देना होगा। अब ये शेर हमें सम्मान का असली मतलब सिखाता है, जिसे अधिकार आदर का मतलब जो व्यक्ति सच में सम्मान पाने का हकदार है, जो इसके योग्य है, झुका लेता स्वयं मस्तक। मस्तक का अर्थ है सिर या माथा। तो जो योग्य व्यक्ति है उसके सामने लोगों का सिर अपने आप सम्मान में झुक जाता है। अगली पंक्ति है, नमन स्वयं मेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यहां नमन का अर्थ है प्रणाम या सम्मान और स्वयं मेव का मतलब है अपने आप, ऑटोमैटिकली। तो कवि बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि सम्मान वो चीज नहीं जो भीख में मांगी जाए। सम्मान वो चीज है जो कमाई जाती है। जब आप अपने काम से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से उस काबिल बन जाते हैं तो सम्मान आपको खुद ब खुद मिलता है। आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी इज्जत करो। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सम्मान पाने के लिए खुद पर काम करो, लोगों से उम्मीदें मत रखो। यहाँ कवि हमें हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी काबिलियत पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कहते हैं, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नव सारा। अब यहाँ परों का मतलब सिर्फ चिड़िया के पंख नहीं है। यहाँ पर का मतलब है हमारी काबिलियत, हमारी स्किल्स, हमारी प्रतिभा। शक्ति मतलब ताकत, उपलब्ध मतलब जो अवेलेबल है, और नभ का मतलब है आकाश। तो अगर आपकी काबिलियत में दम है तो आपके सामने अवसरों का जो भी आकाश मौजूद है उसे अपनी मेहनत से पूरा नाप डालो।
कोई सीमा मत बनाओ। अगली पंक्ति इस बात को और भी खूबसूरत बना देती है। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। गगन का अर्थ भी आकाश ही है। कभी देखा किसी पंछी को किसी से पूछते हुए कि क्या मैं उड़ सकता हूं? नहीं, वो बस उड़ते हैं, क्योंकि उड़ना उनकी काबिलियत है, ये उनकी प्रकृति है। तो ये पंक्ति हमें सिखाती है कि अपनी काबिलियत पे शक मत करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी की इजाजत के पूरे आत्मविश्वास से बढ़ जाओ। ये शेर हमारे जुनून, हमारी पैशन की ताकत को दिखाता है। कवि कहते हैं, जिसे मन प्राण से चाहा। मन प्राण से चाहने का मतलब है किसी चीज को पूरे दिल और पूरी आत्मा से चाहना, विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। तो जब आप किसी लक्ष्य को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो निमंत्रण के बिना उसके सपने तो खुद ब खुद आते हैं। निमंत्रण का मतलब है इनविटेशन, बुलावा। जिस लक्ष्य के लिए आप जुनूनी हैं, उसके सपने आपको बिना बुलाए मेहमान की तरह आते हैं। आपकी आंखों को यानी नयन को उन सपनों को देखने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता। ये उस लक्ष्य का एक नेचुरल खिंचाव होता है जो आपको न रात में सोने देता है, न दिन में चैन से बैठने देता है। वो लक्ष्य हमेशा आपके विचारों में, आपके सपनों में जिंदा रहता है। पहली गजल का ये आखिरी शेर हमें जिम्मेदारी लेना और आत्ममंथन करना सिखाता है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना। पश्चाताप का सरल अर्थ है पछतावा, रिग्रेट। तो जिन लोगों ने अपनी गलती को मान लिया है और उसके पछतावे की आग में जलना स्वीकार कर लिया है, वे सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। सुलगते का मतलब है धीरे धीरे अंदर ही अंदर जलना, और अगन का मतलब है आग। तो जिन्हें अपनी गलती का सच में एहसास होता है, वो अंदर ही अंदर उस ग्लानि की आग में जलते हैं। उन्हें सजा देने के लिए या उन्हें जलाने के लिए किसी बाहरी आग की जरूरत नहीं होती। ये अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और अपनी गलतियों से सीखने का एक बहुत गहरा संदेश है। तो अगर पहली गजल हमारे अंदर के स्वाभिमान की बात कर रही थी, तो ये दूसरी गजल अपनी नज़र बाहर की दुनिया पर डालती है। इसमें छोटे छोटे शेर हैं, लेकिन हर शेर अपने आप में जीवन के किसी न किसी गहरे अनुभव या एक बड़ी सच्चाई को समेटे हुए है। हर शेर जिंदगी का एक सूत्र है। देखिए कितनी सरल और कितनी सच्ची बात है। यहां ऊंची उड़ान का मतलब है बड़े बड़े लक्ष्य, बड़ी सफलता। और कवि कहते हैं कि जो इंसान जितनी ऊंची उड़ान भरता है, उसे उतनी ही भारी थकान भी होती है। थकान मतलब थकावट, एग्जॉशन। इसका सीधा साधा मतलब है कि हर बड़ी कामयाबी की एक कीमत होती है, और वो कीमत है कड़ी मेहनत और उससे होने वाली थकान। जब आप अपने इम्तिहान के लिए देर रात तक जागकर पढ़ते हैं, तो वो जो थकान होती है ना, वो उस ऊंची उड़ान की तैयारी का ही हिस्सा है। याद रखिए, सफलता कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। इस शेर में कवि ऑब्जर्वेशन की शक्ति यानी अवलोकन की ताकत की बात कर रहे हैं। वो इंसान जो बोलता कम है और देखता, समझता और महसूस ज्यादा करता है, उसकी आंखें ही उसकी जुबान यानी उसकी भाषा बन जाती हैं। उसकी नजरों में इतनी गहराई आ जाती है कि वो बिना एक शब्द कहे ही सब कुछ कह देती हैं। यह हमें सिखाता है कि समझदारी और ज्ञान ज्यादा बोलने में नहीं है, बल्कि दुनिया को गहराई से देखने और समझने में है। ज्ञानी व्यक्ति शांत रहकर ज्यादा सीखता है। इस पंक्ति में एक बहुत ही खूबसूरत इमेज, एक चित्र छिपा है। जरा सोचिए, जब आप तेज धूप में चल रहे होते हैं और कोई छाता नहीं होता, तो आप अपने आप क्या करते हैं? आप अपनी हथेली को अपनी आंखों के ऊपर रख लेते हैं, है ना? और वही छोटी सी हथेली आपको एक सायाबान यानी छाया देने वाली छतरी की तरह धूप से बचाती है। इसका गहरा मतलब है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। जब जिंदगी में मुश्किलों की धूप पड़े, तो किसी और की मदद का इंतजार मत करो। आपकी अपनी हिम्मत, आपकी अपनी कोशिश है, आपकी अपनी हथेलियां ही आपका सबसे बड़ा सहारा और रक्षक बनेंगी। ये इंसान के जुड़ाव पर, ह्यूमन कनेक्शन पर एक बहुत ही प्यारा विचार है। कवि ये कल्पना करते हैं कि एक बहरा इंसान जो सुन नहीं सकता और एक गूंगा इंसान जो बोल नहीं सकता, अगर वो मिलें तो क्या होगा? क्या वो अपनी जिंदगी की कहानी नहीं बता पाएंगे? कवि कहते हैं बिल्कुल बताएंगे। वो भी एक दूसरे को अपनी जिंदगी बयान कर देते हैं यानी एक्सप्रेस कर देते हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी और हमारी भावनाएं अपनी अभिव्यक्ति का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। सच्ची हमदर्दी और एहसास किसी भाषा या शारीरिक सीमाओं के मोहताज नहीं होते। दिल से दिल का रिश्ता किसी जुबान से बहुत ऊपर होता है। ये शेर मेहनत और नतीजे के रिश्ते को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। एक तीरंदाज का तीर सबसे ज्यादा दूर कब जाता है? तभी जब वो धनुष की डोरी यानी कमान को अपनी पूरी ताकत से खींचकर अपने कान तक लाता है। ये मेहनत और परिणाम का एक सीधा सीधा मेटाफर है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे यानी कमान को जितना ज्यादा पीछे खींचेंगे, आपका नतीजा उतना ही शानदार होगा यानी तीर उतना ही दूर जाएगा। ये जिंदगी का एक सुनहरा नियम है।
आपके प्रयास का स्तर ही आपकी सफलता का स्तर तय करेगा। गजल के इस अंतिम शेर में कवि एक शायर यानी एक कवि के जीवन की तुलना एक धूपदान से करते हैं। धूपदान वो बर्तन होता है जिसमें हम धूप या अगरबत्ती जलाते हैं। अब देखिए धूपदान क्या करता है, वो खुद जलता है लेकिन अपने आसपास के पूरे माहौल को सुगंध से, खुशबू से भर देता है। ठीक उसी तरह एक शायर, एक कलाकार या कोई भी अच्छा इंसान खुद भले ही कष्ट सहता है लेकिन अपनी रचनाओं से, अपने कामों से, अपने बलिदान से समाज को, दुनिया को कुछ अच्छा दे के जाता है। ये परोपकार के लिए जिए गए जीवन का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। तो हमने एक एक शेर, एक एक पंक्ति को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कविता की जो आत्मा है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर चंद्रसेन विराट जी इस उड़ान कविता से हमें मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उड़ान सिर्फ एक कविता नहीं है, ये सम्मान के साथ जिंदगी जीने की एक पूरी गाइडबुक है। विराट जी ने इसमें स्वाभिमान, हौसले, दूरदृष्टि और सबसे बढ़कर कर्मठता यानी कड़ी मेहनत जैसे गुणों को बहुत खूबसूरती से एक साथ पिरोया है। वो हमें ही सिखाते हैं कि सच्ची बुलंदी, सच्ची सफलता किसी से मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से उसे हासिल करने से मिलती है। ये कविता हमें आत्मनिर्भर और मेहनती बनने की एक जबरदस्त प्रेरणा देती है। किसी भी कविता को पूरी तरह से समझने के लिए उसके मुश्किल शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए एक बार जल्दी से उन सभी जरूरी शब्दों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस कविता को इतना गहरा अर्थ दिया है। ये हैं इस कविता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। वैसे तो हमने पढ़ते समय इन सभी को उनके संदर्भ में समझ लिया था, लेकिन ये लिस्ट आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। इन शब्दों को अच्छे से याद रखने से आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा। इस कविता को समझना एक बात है, लेकिन उस समझ को अच्छे नंबरों में बदलना दूसरी बात। तो आइए देखते हैं कि इस कविता से परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से इन 4 तरह के सवालों के लिए तैयार रहना है। पहला, भावार्थ। इसमें सिर्फ सीधा साधा मतलब नहीं, बल्कि उसके पीछे का छिपा हुआ संदेश भी लिखना है। दूसरा, केंद्रीय भाव। इसमें स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और कर्मठता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कविता का सार लिखना है। तीसरा, शब्द संपदा, जिसकी लिस्ट हमने अभी देखी। और चौथा, स्वमत, यानी आपका पर्सनल ओपिनियन। इसमें कविता की किसी भी सीख को अपने किसी अनुभव से जोड़कर लिखें। याद रखिए, हर उत्तर को कविता के मूल भाव से जोड़कर रखना ही अच्छे अंक लाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अंत में ये कविता हमें एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है जिसे हम पढ़ें और भूल जाएं। ये एक संदेश है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। एक पल के लिए सोचिए, इस कविता से मिली सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है जिसे आप अपनाएंगे? आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपके अपने सपनों की उड़ान सच में एक ऊंची उड़ान भर सके? दिस लेसन वॉज ब्रॉट यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस सुंदर कविता को न सिर्फ समझने में बल्कि महसूस करने में भी मदद की होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।